नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंदर हमने जो पीछे चैप्टर जो किया है वो भारत की विदेश नीति की विशेषता कूटनिरपेक्षता के बारे में हमने पढ़ा था। लगभग उसका 80% है वो हमारा पिछली क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है और रहे कुछ बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पीछे के बारे में बताता हूं जो हमने पहले अध्ययन किया है। तो सर्वप्रथम मैंने आपको ये बताया था गुटनिरपेक्षता जब दो विश्व युद्ध हुए थे तो ऐसे विश्व युद्ध हो रहे थे जिनसे भयंकर परिणाम निकल रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर साम्यवाद है वो पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता था, पूंजीवाद है वो साम्यवाद को समाप्त करना चाहता था। अर्थात यूएसएसआर यूएसए के मध्य ये युद्ध चल रहा था और इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ था, कुछ नए राष्ट्र उस समय स्वतंत्र हो रहे थे और जो देश नए स्वतंत्र हो रहे थे उन देशों को अपने अपने खेमों में शामिल करने में लगे हुए थे। यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन नए जो देश जो स्वतंत्र हुए थे उन देशों ने सोचा कि यदि हमने इनका साथ दिया तो आने वाले समय में हम दोबारा से कहीं इनके अधीन न हो जाएं। इसीलिए कुछ नए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे एशिया के और अफ्रीका के, उन्होंने एक आपस में मिल करके और एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरना चाहा और जो तीसरी शक्ति के रूप में जो सभी देश मिल करके उभरे उनके द्वारा बनाई गई नीति का, जिस नीति का उन लोगों ने अनुसरण किया उसे क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्षता कहते हैं। गुटनिरपेक्षता के लिए मैंने आपको बताया भी एशिया का शिखर सम्मेलन हुआ था 1947 के अंदर, फिर दूसरा एशिया शिखर सम्मेलन 1949 के अंदर हुआ था जिसमें एशिया के जो देश थे उन्होंने अपनी एकता पर बल दिया। इसमें लगभग 28 देशों ने भाग लिया था। फिर हमने बागोर सम्मेलन किया, फिर इसके बाद में हमने बांडुंग सम्मेलन किया था और बांडुंग सम्मेलन में कुछ है वो नियम के जो निर्धारित तत्व हैं वो अपनाते हैं, जैसे कि पूंजीवाद का विरोध करना है, उपनिवेशवाद का विरोध करना है, शीत युद्ध का विरोध करना है, यूएनओ का समर्थन करना है। इस प्रकार से ये कुछ सम्मेलन होते हैं और इन्हीं सम्मेलनों के बाद में जब गुटनिरपेक्ष बेलग्रेड सम्मेलन 1 सितंबर 1961 के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था और उसी के अंदर गुटनिरपेक्षता यानी नेम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और उस समय आपको बताया था ये 25 देश है वो संस्थापक थे, 25 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके 3 पर्यवेक्षक राष्ट्र थे जो वर्तमान में बढ़ करके हैं वो इसके टोटल जो सदस्य हो चुके हैं 120 हो चुके हैं और पर्यवेक्षक राष्ट्र जो 3 थे वो आज 17 हो चुके हैं और 33 अतिथि राष्ट्र भी हैं। फिर ये राष्ट्र कहाँ से आते हैं, जैसे अफ्रीका से मैंने आपको बताया अभी 53 राष्ट्र आते हैं, इसी प्रकार से एशिया से 39 राष्ट्र आते हैं, लैटिन अमेरिकी से 26 राष्ट्र आते हैं, इस प्रकार से यूरोप से 2 राष्ट्र आते हैं। ये अलग अलग आपको मैंने राष्ट्रों के बारे में बताया था और गुटनिरपेक्षता की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और उसी गुटनिरपेक्षता का एक हिस्सा है भारत, और क्योंकि भारत है वो गुटनिरपेक्षता का जनक भी कहलाता है, क्योंकि जैसे भारत है, युगोस्लाविया है, मिस्र है, ये जो देश थे जिनके द्वारा गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई थी। फिर मैंने आपको बताया गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो विश्व में जॉर्ज लिस्का के द्वारा किया गया था और भारत के अंदर गुटनिरपेक्ष शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कृष्णन मेनन के द्वारा किया गया था। और भारत में जो गुटनिरपेक्षता जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, अपने गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विदेश नीति के तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विदेश नीति के
नीति के तत्व, या इसको हम कह सकते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, तो आज हम ये विशेषताएं पढ़ेंगे या इनका कहें हम तत्व पढ़ेंगे, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जो शामिल देश हैं, 120 जो देश हैं, उनकी विदेश नीति कैसे होनी चाहिए। तो आपको पता है अभी भारत की विदेश नीति की भी एक विशेषता क्या है, गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता की आज हम विशेषताएं या तत्व पढ़ते हैं। तो गुट निरपेक्षता की दो तत्व होते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे दो तत्वों के बारे में, एक तो बोलेंगे जिन्हें नकारात्मक तत्व। कौन से तत्व? नकारात्मक तत्व पढ़ेंगे, और दूसरे हम पढ़ेंगे सकारात्मक तत्व। कौन से? सकारात्मक तत्व। हम ये दो प्रकार के तत्व पढ़ेंगे। देखो, गुट निरपेक्षता की विशेषता जो नकारात्मक तत्व के अंतर्गत मैंने आपको बताई है, भी नकारात्मक क्या होगा, जिन चीजों का क्या किया जाएगा, गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा विरोध किया जाएगा, वही गुट निरपेक्षता के नकारात्मक तत्व होंगे, जो नहीं करने पर बल देता है। तो गुट निरपेक्ष में आपको जो नकारात्मक तत्व है क्या करेगा, इसमें पहले तो होगा शीत युद्ध का विरोध। शीत युद्ध का विरोध करना, ये इसकी नकारात्मक विशेषता है। देखो, विशेषता चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ये गुट निरपेक्षता की विशेषता कहलाती है। लेकिन हमने इसको दो भागों में बांट रखा है, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक में वो होगा जहां जिन चीजों का क्या करेगा, गुट निरपेक्ष जो नेम है वो क्या करता है, विरोध करता है, तो वो नकारात्मक तत्व कहलाएंगे। तो आपको पता है इस शीत युद्ध का अंत करने के लिए ही गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ था, क्योंकि वो इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और शीत युद्ध वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, और इनके साथ ये सहयोग नहीं दे रहे थे। दूसरा ये क्या कर रहे थे, जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद, या हम यूं कहें साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये भी एक इसकी क्या है, विशेषता। आपको पता है जो यूएसए है वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, यूएसएसआर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, लेकिन जो तीसरी दुनिया या तीसरी शक्ति के रूप में जो देश उभरे गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के, वो क्या कर रहे थे, वो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ये अलग ही रहना चाहते थे। उसके बाद में तीसरा ये है, ये सैनिक संगठनों तथा सैनिक संधियों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है सैनिक संगठनों का विरोध कर रहे हैं। जो यूएसए जो पूंजीवादी विचारधारा का जो देश था, गुट था, उसके अंदर आपको पता है जैसे नाटो है, सीएनटो है, ऐसे सैनिक संगठन थे, और ऐसे सैनिक संगठनों का ये साथ नहीं दे रहे थे। यूएसएसआर के अंदर वो जो वार्सा पैक्ट है वो भी एक प्रकार का सैनिक संगठन था। तो ये सैनिक संगठनों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सैनिक संधियों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में जो युद्ध के कारण जो भय हो रहा था विश्व के अंदर, उस भय को क्या करना, समाप्त करना। तो हम यूं कहेंगे दोनों शक्तियों से उत्पन्न विश्व में भय को क्या करना, समाप्त करना। यह भी एक इसकी विशेषता है। गुट निरपेक्ष वाले जो देश हैं वो क्या कर रहे थे, वो इन दोनों शक्तियों के बीच में जो विश्व युद्ध हो रहा था, इन दोनों शक्तियों से विश्व में जो भय उत्पन्न हो रहा था, उस भय को क्या करना, समाप्त करना। क्योंकि इन देशों को ये डर था भी ये देश कहीं अपने को परतंत्र न कर लें, दोबारा से अधीन न कर लें, इसलिए क्या कर रहे थे, ये उस भय को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। पांचवा हम यूं कह सकते हैं शक्ति गुटों का विरोध करना। शक्ति गुटों का क्या करना, विरोध करना। अब शक्ति गुट कौन कौन से आपको पता है, यूएसए
और USSR, अर्थात हम यूं कहें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस, इनका क्या करना, विरोध करना। ये थे उस समय क्या थे, शक्ति गुट थे, तो इनका विरोध करना। ये तो सारे क्या है, नकारात्मक तत्व हैं। अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक तत्व, यानी सकारात्मक विशेषता, गुट निरपेक्षता की सकारात्मक विशेषता पढ़ेंगे। तो सकारात्मक में ये होगा भी स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा हो। क्या हो, स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। जो गुट निरपेक्ष जो देश थे, जो तीसरी शक्ति के रूप में उभरे थे, वो क्या चाहते थे, अपनी स्वयं की क्या हो, विदेश नीति है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसी इन देशों की क्या थी, इच्छा थी। यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन है वो क्या चाहता था, उसकी एक विशेषता ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो सभी देशों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए, अपने लिए और दूसरे राष्ट्रों के लिए क्या चाहते थे, स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। उसके बाद में राष्ट्र हित व राष्ट्रवाद का प्रेम। जो देश थे वो अपने देश का क्या चाहते थे, हित चाहते थे, अपने देश का भला चाहते थे, अपने देश का फायदा चाहते थे। और राष्ट्रवाद, राष्ट्र अपने देश के प्रति उनका क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये गुट निरपेक्षता की विशेषता है। क्योंकि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, ये गुट निरपेक्षता क्या कहती है भी अपने स्वयं के देश से क्या किया जाए, प्रेम किया जाए। यानी राष्ट्रवाद की प्राप्ति भी हम कह सकते हैं। ये राष्ट्रहित व राष्ट्रवाद की प्राप्ति के लिए क्या थे, अग्रसर थे। उसके बाद में ये चाहते थे आर्थिक विकास की आवश्यकता। यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन करता जो देश थे वो विकासशील देश थे, नए नए स्वतंत्र हुए थे और वो क्या चाहते थे भी हमारा क्या हो, आर्थिक विकास हो। तो गुट निरपेक्षता क्या चाहती है, उस देश का आर्थिक विकास भी चाहती है। क्यों? क्योंकि यदि ये देश उन राष्ट्रों के साथ में सहयोग करेंगे तो इनका आर्थिक विकास नहीं होगा, जिससे जो गुट निरपेक्ष जो देश हैं वो स्वयं अपने पर क्या रहें, आत्मनिर्भर रहें, किसी दूसरे के साथ उनसे किसी प्रकार का कुछ लेन देन न करना पड़े, उधार न लेना पड़े। तो ऐसा क्या चाहते थे, ये आर्थिक विकास चाहते थे, अपनी आवश्यकता मानते थे आर्थिक विकास को। उसके बाद में क्या था, शांति तथा शांतिपूर्ण तरीकों के प्रति प्यार। क्या था, शांति तथा शांतिपूर्ण तरीकों के प्रति प्रेम। ये देश गुट निरपेक्षता जो आंदोलनकर्ता जो देश थे वो ये चाहते थे विश्व की किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी दो देशों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो वो बिल्कुल शांति से, शांतिपूर्ण तरीके से उन पर विचार विमर्श करके और उस समस्या का क्या किया जाए, हल किया जाए। तो इस प्रकार से ये थे। उसके बाद में है गुट निरपेक्ष जो थे वो चाहते थे विश्व राजनीति में सक्रिय रहना या सक्रिय भाग लेना, ये चाहते थे गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष जो देश हैं वो क्या कहते थे भी इन दोनों देशों के साथ जो यूएसए और यूएसएसआर है इनका सहयोग नहीं किया जाए, लेकिन विश्व राजनीति में क्या लिया जाए, हिस्सा लिया जाए, बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाए। अब आपको पता है विश्व राजनीति में भाग कौन नहीं लेता, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो विश्व के अंदर जो राजनीति है उसमें किसी प्रकार से वो देश है वो भाग नहीं लेता है। तो विश्व राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाना या सक्रिय रूप से भाग लेना ये गुट निरपेक्षता की एक विशेषता है। जो गुट निरपेक्ष देश हैं वो विश्व राजनीति में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद में है गुट निरपेक्षता जो है वो अलगाववाद की
नीति नहीं, यानी अलगाववाद की नीति नहीं है, बल्कि किस प्रकार की नीति है, वो है क्रियाशीलता की नीति। क्रियाशीलता की नीति अर्थात अलगाववाद नहीं रखना है, लगाव तो फिर भी रखना है, लेकिन मैंने आपको बताया था उचित और अनुचित में भेद करके और उचित का साथ देना, उचित और अनुचित में भेद करके उचित का क्या देना, साथ देना। तो ये अलगाववाद की नीति नहीं है, किसकी नीति है, ये क्रियाशीलता की नीति है, उनके साथ क्रियाशील भी बने रहना है। उसके बाद में गुट निरपेक्षता गुटबंदी से अच्छी है, इसकी विशेषता है भी गुट निरपेक्षता है वो गुटबंदी से अच्छी है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलनकर्ता जो देश है उनकी विशेषता ये है, ये कहते हैं भी किसी गुट के साथ में गुट के साथ बंद नहीं होना, यानी गुट के साथ नहीं लगना, बल्कि गुट से क्या रहना, थोड़ा अलग रहना, क्या कहलाती है, गुट निरपेक्षता कहलाती है। तो ये कहते हैं भी जो गुट निरपेक्षता है वो गुटबंदी से क्या है, अच्छी है, गुटबंदी से अच्छी क्या है, गुट निरपेक्षता है। तो ये किसने बताया, ये भारत की विदेश नीति या जो गुट निरपेक्ष आंदोलन करते हैं उनकी विदेश नीति की ये क्या होती है, विशेषताएं होती है। अब देखते हैं, हमें गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब देखें, हम पढ़ेंगे आगे गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। क्या पढ़ेंगे, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। तो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता का मतलब ये है, क्या गुट निरपेक्षता से फायदा हुआ, क्या गुट निरपेक्षता से नुकसान हुआ, और क्या गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो वर्तमान में सही है। तो ये गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता देता हूं, जॉर्ज लिस्का के द्वारा ये कहा गया, जॉर्ज लिस्का ने एक परिभाषा दी थी। जॉर्ज लिस्का, मैंने आपको बताया था, इन्होंने सर्वप्रथम है वो गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग विश्व में किया था। इन्होंने कहा उचित व अनुचित में भेद कर उचित का साथ देना ही गुट निरपेक्षता है। क्या सही है और क्या गलत है, सही और गलत का डिफरेंस जान करके और जो सही है उसका क्या देना, साथ देना, ये क्या कहलाती है, गुट निरपेक्षता कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में नेम की क्या प्रासंगिकता है। वर्तमान में नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, ये पढ़ेंगे। कितना सही है गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो हम इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क देते हैं। हम क्या देंगे, इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क देंगे। तो एक तो पढ़ेंगे इसके पक्ष में तर्क, गुट निरपेक्षता कितना सही है, और एक पढ़ेंगे हम इसके विपक्ष में तर्क, क्या सही नहीं है, क्या वर्तमान में गुट निरपेक्षता सही है या नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं इसके पक्ष में तर्क देना चाहूंगा। आपको पता है, पहला तो हम यूं कहेंगे भी गुट निरपेक्षता के कारण, गुट निरपेक्षता के कारण विश्व में शांति की स्थापना हुई है। आपको पता है विश्व में अशांति थी, विश्व युद्ध चल रहे थे, शीत युद्ध चल रहे थे, और शीत युद्ध के दौरान है वो अशांति का वातावरण, अशांति का पूरे विश्व में माहौल था। और ऐसी स्थिति के अंदर जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसके द्वारा क्या की गई थी, शांति की स्थापना की गई थी। तो ये कहा जाता है भी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा एक अच्छा कार्य
एक अच्छा कार्य किया गया। और फिर इसकी जो दूसरी विशेषता है भी, इसने क्या काम किया, उपनिवेशवाद तथा हम यूं कहें साम्राज्यवाद का क्या किया है, अंत किया है। कैसे किया है आपको पता है, जो यूएसए और यूएसएसआर है, इन दोनों खेमों के मध्य युद्ध चल रहा था और ऐसी स्थिति के अंदर जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो गया था 1990 में। तो ये कहा जाता है भी उपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद है, इसका क्या किया गया, अंत किया गया। किसके द्वारा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा। क्योंकि यदि ये जो देश है वो शामिल हो जाते तो ऐसी स्थिति में जो पूरा विश्व है वो भयंकर युद्ध की चपेट में आता, लेकिन इन राष्ट्रों के द्वारा तीसरी शक्ति के रूप में उभरे और उन दोनों खेमों को दबाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसके कारण उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का भी क्या हुआ, अंत हुआ। तो ये भी एक इसका अच्छा परिणाम रहा है गुटनिरपेक्षता का। तीसरा हम कहें भी, सर्वप्रथम तो जो युद्ध हो रहे थे उसके अंदर जो परमाणु शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी, एक देश है वो दूसरे देश, एक खेमा दूसरे खेमे से, यूएसएसआर यूएसए से और यूएसए यूएसएसआर से बढ़ चढ़ करके क्या कर रहे थे, शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण क्या हुई है, उन परमाणु शस्त्रों में क्या हुई है, कटौती हुई है। तो हम तीसरी विशेषता यूं कह सकते हैं, इसके बारे में क्या प्रासंगिकता है, तो हम कहेंगे परमाणु शस्त्रों में क्या हुई है, कटौती हुई है। तो ये भी एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अच्छा परिणाम है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं जो निशस्त्रीकरण को भी बढ़ावा मिला है। क्या मिला है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है। यानी जो राष्ट्र हैं उसके बाद में जैसे ही गुटनिरपेक्षता ने अपना महत्वाकांक्षी किया, तो ऐसी स्थिति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद जो नए शस्त्रों का निर्माण हो रहा था, उन नए शस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ है और निशस्त्रीकरण को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। बिना जो शस्त्र रखे हुए देशों ने अपने महत्व को कायम रखने की ठानी है या सोची है। तो ऐसा किसके द्वारा संभव हुआ, ये गुटनिरपेक्षता के द्वारा संभव हुआ। तीसरा है, हम यूं कह सकते हैं, हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना होना। क्या करना, हिंद महासागर में शांति क्षेत्र की क्या होना, स्थापना होना। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर जो हिंद महासागर है वो एक अखाड़ा बन चुका था, उसमें अशांति स्थापित हो चुकी थी। क्योंकि जो यूएसएसआर और यूएसएसए है उनका जो प्रभाव है वो सीधा का सीधा हिंद महासागर पर पड़ रहा था, तो वहां अशांति फैली हुई थी। जैसे ही इनमें दोनों शक्तियों में से एक यूएसएसआर का विघटन होता है, किसके कारण, गुटनिरपेक्षता के कारण, तो इसी के साथ में क्या हो जाती है, शांति क्षेत्र की स्थापना हो जाती है। और फिर क्या काम किया गया, दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया। आपको पता है भारत की जो विदेश नीति है या भारत की विदेश नीति की विशेषता जो गुटनिरपेक्षता है, और उस गुटनिरपेक्षता के अंदर भी क्या कहा गया, वे दक्षिण के जो देश हैं, दक्षिणी जो देश हैं वो आपस में क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये क्या थे, इसके पक्ष में कुछ तर्क थे। अब हम इसके विपक्ष में तर्क पढ़ते हैं भी, क्या वर्तमान में जो गुटनिरपेक्ष है उसकी कितनी प्रासंगिकता है। तो हम यूं कह सकते हैं विपक्ष में तर्क देने हैं भी, अब इसका महत्व है या नहीं है। तो ये बिंदु हम पीछे भी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हम कुछ इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, तो उन्हीं में से हम इनका चयन करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है जो शीत युद्ध था वो तब समाप्त हो चुका है, तो गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता कहां है। यानी शीत युद्ध तो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब क्या है, जो नेम जो संगठन है इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
हम तो केवल शीत युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, और शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो फिर नेम की क्या आवश्यकता है, अब कोई नेम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम यूं कह सकते हैं जब यूएसएसआर यानी एक जो शक्तिशाली जो गुट था और उसका एक सैनिक संगठन था जिसे बोलते हैं वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट, यह भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का क्या हो चुका है, विघटन हो चुका है, विघटन हो चुका है। तो फिर नेम की अब क्या जरूरत है, तो अब नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। शीत युद्ध के लिए ही तो इसकी क्या की नेम की स्थापना की गई थी। वारसा पैक्ट जो सैनिक संगठन था वो खत्म हो चुका है। फिर हम यूं कह सकते हैं जो यूएसए के जो सैनिक संगठन थे, सैनिक जो संगठन है जैसे कि नाटो है, सीएनटो है, इनकी जो विचारधारा इनकी विचारधारा में भी क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, परिवर्तन। तो फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है, हम और भी कह सकते हैं इसकी प्रासंगिकता के लिए, जैसे मैं चौथा ये कहूं भी भारत है, भारत यूएसए के साथ क्या करता है, व्यापार करता है या अपने संबंध इसने बढ़ा रखे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ में क्या बढ़ा रखे हैं, अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रखे हैं। और यूएसए यानी अमेरिका जो है वो क्या एक पूंजीवादी देश है, लेकिन गुट निरपेक्ष का एक सदस्य कौन है, भारत भी है, और भारत क्या करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है। लेकिन फिर भी अब वर्तमान टाइम के अंदर जो पूंजीवादी राष्ट्र है यूएसए, उसके साथ में इसने व्यापार स्थापित कर रखा है। तो फिर प्रासंगिकता कहाँ है इसकी, क्या जरूरत है, अब इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य अपना भारत भी है। अब क्या है, 2016 से लेकर के और 2020 के जो गुट निरपेक्षता के जो शिखर सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन, इन सम्मेलनों के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भाग नहीं लिया है। जब एक संस्थापक देश ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता, जिसने स्थापना की वही देश इसमें भाग नहीं ले रहा है, तो फिर गुट निरपेक्षता की जरूरत कहां है। उसके बाद में हम यूं कह सकते हैं जो मिस्र जो था, मिस्र, आपको पता है मिस्र भी इसका एक संस्थापक सदस्य है। और मिस्र ने तो यहां तक कह दिया है, जब 1992 के अंदर नेम का सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो मिस्र ने तो यहां तक कह दिया था कि जो नेम है, नेम इसको क्या कर देना चाहिए, अब समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा, मिस्र ने कहा। जब इसका संस्थापक सदस्य देश ये कह रहा है भी नेम को समाप्त कर दो, तो इसका मतलब अब नेम की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसके बाद में जो नेम का एक 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था, नेम का कौन सा शिखर सम्मेलन, 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था, और उसके अंदर जो जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था ये 8वां शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे के अंदर। और उस समय वहां पे एक लीबिया के नेता थे जिनका नाम था कर्नल गद्दाफी। इन्होंने कहा जो नेम है वो अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन है। क्या कहा था, मैं यहां लिखता हूं, जो 8वां शिखर सम्मेलन है, 8वां शिखर सम्मेलन, और ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे में। और इस जिम्बाब्वे के अंदर जो लीबिया है, लीबिया, और लीबिया के जो नेता है जिनका नाम है कर्नल गद्दाफी, इस कर्नल गद्दाफी के द्वारा क्या कहा भी जो नेम है वो अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन है। किसके द्वारा कहा गया, कर्नल गद्दाफी के द्वारा कहा गया। कर्नल गद्दाफी ने क्या कहा, नेम है वो अंतरराष्ट्रीय भ्रम का क्या है, मजाकिया आंदोलन है। ऐसा किसने कहा,
कर्नल गद्दाफी ने कहा, ये लीबिया के नेता थे। और ये जो 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था जिम्बाब्वे के अंदर, उस समय ये बात कही गई थी। जिम्बाब्वे हरारे के अंदर हुआ था ये सम्मेलन। कहां पे हुआ था? हरारे, जिम्बाब्वे के हरारे शहर में, हरारे शहर में ये सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में इसको जो गुटनिरपेक्षता, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कह दिया था। जब ऐसे इसके उपहास उड़ाए जाते हैं तो इस गुटनिरपेक्षता की फिर प्रासंगिकता क्या है? इधर मिस्र के नेता कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। जब संस्थापक सदस्य देश ऐसा बोल रहे हैं तो इसकी जरूरत कहाँ है? और वैसे भी देखें तो जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो चुका है, वार्सा पैक्ट है वो समाप्त हो चुका है, और जो यूएसएसए की जो विचारधारा है, जो सैनिक संगठन है जैसे नाटो है, सीएनटो है, इनकी विचारधारा में परिवर्तन आ चुका है। फिर भारत है, वो एक भारत है यूएसए के साथ में क्या कर रहा है? अपने संबंध स्थापित कर रहा है, जो एक पूंजीवादी राष्ट्र है। और गुटनिरपेक्षता क्या चाहता है? पूंजीवाद का अंत चाहता है, लेकिन भारत उसके साथ में व्यापार स्थापित कर रहा है। तो एक ये संस्थापक सदस्य देश है वो पूंजीवाद के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम कह सकते हैं सन 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो शिखर सम्मेलन है, इसके अंदर हर देश का प्रधानमंत्री है वो हिस्सा लेता है, सदस्य जो राष्ट्र हैं 120, उसके जो पीएम है वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया 2016 से लेकर 2020 तक। जब भारत एक संस्थापक सदस्य देश होते हुए भी, और उसका एक जो नेता है वो क्या नहीं ले रहा है, उसमें भाग नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब आज इसकी जरूरत नहीं है। और आपको पता है नरेंद्र मोदी के स्थान पर एक बार तो भारत के राष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा भाग लिया गया था। और वर्तमान में जो 2019 में जो शिखर सम्मेलन हुआ पिछला, और उसके अंतर्गत जो भाग लिया वो वेंकैया नायडू ने लिया है। और आपको मैंने पीछे भी ये भी बताया था, वेंकैया नायडू गया था और उस समय आतंकवाद पर बहुत ही गर्मागर्मी बहस हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय जम्मू कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था। तो इसमें जो वेंकैया नायडू थे भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। और अजरबैजान ने एक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपने अजरबैजान के अंदर, बाकू अजरबैजान के अंदर क्या किया? डाक टिकट जारी किए। तो ऐसे जब अजरबैजान ने डाक टिकट जारी की तो इससे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बहुत ही खुश होते हैं और खुश होकर के उनका धन्यवाद बोल करके आते हैं। कहाँ? अजरबैजान के अंदर। अब ये तो हमारी गुटनिरपेक्षता। अभी क्या है? एक नई गुटनिरपेक्षता नीति आई है जिसे गुटनिरपेक्षता 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता 2 कहते हैं। तो अब हम गुटनिरपेक्षता 2 के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वैसे अपना गुटनिरपेक्षता जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो नई एक गुटनिरपेक्षता है उसका जन्म हुआ है। तो वो किस प्रकार की गुटनिरपेक्षता है जिसे बोलते हैं गुटनिरपेक्षता 2? क्या बोलेंगे उसे? गुटनिरपेक्षता 2। गुटनिरपेक्षता 2। अभी जो गुटनिरपेक्षता है वो हम 2.0 पढ़ेंगे। ये हमारी नई गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में, जो भारत की जो विदेश नीति है उसकी प्रमुख विशेषता, जिसे गुटनिरपेक्षता 2.0 कहते हैं। तो भारत की विदेश नीति, जो नई विदेश नीति है उसको क्या बोलेंगे? 2.0। इसे बोलेंगे भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता में परिवर्तन। और जो परिवर्तित जो गुटनिरपेक्षता उसे बोलते हैं गुटनिरपेक्षता 2। अब देखिए गुटनिरपेक्षता 2 क्या है? गुटनिरपेक्षता जो 2 है वो है भानु प्रताप मेहता और सुनील खलनामी के द्वारा 28 फरवरी 2012 को एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और उसी नई रिपोर्ट को गुटनिरपेक्षता 2.0 कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता 2.0 कहते हैं। तो कौन से हैं? एक तो भानु प्रताप मेहता और एक है सुनील खलनामी। तो हम यूं कहें भानु प्रताप मेहता पहले व्यक्ति, और दूसरे हैं जिनका नाम है सुनील खलनामी। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा
इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा क्या काम किया गया? 28 फरवरी 2012 को एक भारत की विदेश नीति की विदेश नीति की नई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे गुट निरपेक्षता 2 कहते हैं। आप इसको गुट निरपेक्षता 2 भी कह सकते हो और गुट निरपेक्षता 2.0 भी कह सकते हो। ये क्या है? इसे भारतीय विदेश नीति के मार्गदर्शक माना गया है। इस विदेश नीति को, जो ये नई जो विदेश नीति है, इसे जो 20 है यानी गुट निरपेक्षता 2 को भारत के विदेश नीति का मार्गदर्शक माना गया है। गुट निरपेक्षता 2 है ना, वो भारत की विदेश नीति का एक मार्गदर्शक के रूप में ये मानी गई है। और भविष्य में इसके जो उद्देश्य हैं, ये जो गुट निरपेक्षता 2 है, इसके जो भविष्य के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, भविष्य में इसके क्या उद्देश्य रहेंगे, तो इसका जो पहला उद्देश्य है उसको बोलते हैं विचारधारा व उद्देश्यों से भारत अपने राष्ट्र हित को कम नहीं करेगा। क्या करेगा? जो अपने विचारधारा, भारत किसी विचारधारा का सहयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पूंजीवाद का समर्थन करे, चाहे वो साम्यवाद का समर्थन करे, चाहे वो किसी भी देश के साथ में, किसी भी व्यवस्था वाले राष्ट्र के साथ में अपने जो संबंध है वो स्थापित करे, लेकिन उसके बदले में वो क्या नहीं करेगा? अपने राष्ट्र हित को कम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अपने राष्ट्र हित को कम नहीं करेगा। तो ये है विचारधारा व उद्देश्यों से भारत, विचारधारा व अपने उद्देश्यों से भारत अपने राष्ट्रहित को कम नहीं करेगा। अपने राष्ट्र का लाभ चाहेगा, चाहे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यवस्था वाले देश के साथ भी वो अपने संबंध स्थापित करे, लेकिन न तो अपनी विचारधारा परिवर्तन करेगा और ना ही अपने उद्देश्यों को कम करेगा, बल्कि वो जो उद्देश्य होंगे, विचारधारा होंगे, इनका साथ देकर भी अपने राष्ट्र का हित कम नहीं करेगा। उसके बाद में भारत है वो अधिकतम रणनीति स्वायत्तता अर्जित करेगा। भारत है वो अधिकतम रणनीति स्वायत्तता अर्जित करते हुए विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। भारत अधिक से अधिक रणनीतिक स्वायत्तता अर्जित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। भारत है वो अधिक से अधिक अपनी रणनीति अपनाए, अपने आप को महत्व दे, ऐसे रणनीति बनाता रहेगा और रणनीतिक स्वायत्तता अर्जित करते हुए क्या करेगा? वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। लक्ष्यों से नहीं भटकेगा, बल्कि अपने लक्ष्य क्या करेगा? प्राप्त करेगा। और समता मूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण में या निर्माण के लिए भारत क्या करेगा? प्रयास करेगा। समता मूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत क्या करेगा? प्रयास करेगा। यानी पूरे विश्व के अंदर समानता वो स्थापित की जाए, ऐसा प्रयास करेगा।
अब आपको मैं बता देता हूं इसके जो ये गुट निरपेक्षता जो 02 है, इसका कुछ विद्वानों ने इनका विरोध भी किया है। तो ये कौन थे? ये पूर्व भारतीय सुरक्षा सलाहकार थे, इसका विरोध करने वाले, गुट निरपेक्षता 2 का विरोध करने वाले, यानी नेम 20 का विरोध। इस 20 का जो विरोध है वो कौन है? ये पहले पूर्व भारतीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जिनमें एक तो है कुर्ट वाल्डहिम और दूसरा ब्रिजेश मिश्रा और M.K. नारायण। कौन है? ब्रिजेश मिश्रा और दूसरा व्यक्ति है M.K. नारायण। इन्होंने क्या किया है? गुट निरपेक्षता का विरोध किया है। और जो गुट निरपेक्षता 2 है वो किसके द्वारा दी गई है? वो गुट निरपेक्षता जो 2 है वो भानु प्रताप मेहता और सुनील खलनामी के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा दी गई गुट निरपेक्षता का विरोध करता है कौन? ब्रिजेश मिश्रा और M.K. नारायण। इनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब देखें, जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं, इनके अंदर जो यूएनओ के कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने गुट निरपेक्षता के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो आपको बता देता हूं, इसमें 2 व्यक्ति हैं जो यूएनओ के अंदर महासचिव रह चुके हैं, महासचिव, जिन्होंने यूएनओ के महासचिव जिन्होंने नेम के जो शिखर सम्मेलन है इसमें क्या लिया है? भाग लिया है। कौन कौन से हैं? जिनमें अपने एक तो बोल सकते हैं कुर्ट वाल्डहिम, इन्होंने भाग लिया है, और दूसरे हैं बान की मून, इन्होंने भाग लिया है। जो वाल्डहिम है, इन्होंने कब लिया था? ये जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था सन 1993 में, इसके अंदर इन्होंने क्या लिया था? भाग 73 के अंदर हुआ था। ये जो चौथा शिखर सम्मेलन है वो 1973 के अंदर हुआ, जिनमें कुर्टले वाल्डहिम के द्वारा हिस्सा लिया गया था। और बान की मून ने जो 16वां शिखर सम्मेलन है, कौन सा? जो 16वां शिखर सम्मेलन है, और ये 16वां शिखर सम्मेलन है, ये कब हुआ था? ये 2012 के अंदर हुआ था 16वां शिखर सम्मेलन, जिसके अंदर जो यूएनओ के महासचिव है बान की मून है वो हिस्सा लेते हैं। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये ईरान के अंदर हुआ था, ईरान के अंदर। और वाल्डहिम ने जो हिस्सा लिया था, ये जो सम्मेलन है वो हुआ था अल्जीरिया में। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। तो अब तक जो यूएनओ के जो महासचिव हैं उन्होंने नेम के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। कितने महासचिवों ने लिया है? 2 ने लिया है। एक तो है कुर्ट वाल्डहिम, जिन्होंने चौथा जो सम्मेलन था 1973 में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में, उसमें भाग लिया था। और दूसरे यूएनओ के महासचिव है बान की मून, जिन्होंने 16वां शिखर सम्मेलन जो 2012 में हुआ था ईरान में, इसके अंदर भाग लिया था। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है। और आपको बड़े से अर्थों में पता लग गया भी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो पूरे विश्व के अंदर क्या चाहता है? विश्व शांति स्थापित करना चाहता है। इसके 25 है वो संस्थापक सदस्य थे, और वर्तमान में इसके 120 सदस्य हो चुके हैं, और जो 95 सदस्य हैं वो नए इसके अंदर ऐड हुए हैं। इसमें 33 अतिथि राष्ट्र हैं और पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, उनकी संख्या 17 है। ये क्या कर रहे हैं? ये यूएसएसआर और यूएसए का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जो एक पूंजीवाद और एक है वो साम्यवादी विचारधारा के जो देश हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपको बता दिया भी इसकी प्रासंगिकता है या नहीं है। तो भारत है वो इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है, जन्मदाता रहा है इसका गुट निरपेक्षता का, जो 2016 से लेके 2020 तक अभी तक भारत के पीएम ने इसमें भाग नहीं लिया है। तो इसकी जो महत्व है गुट निरपेक्षता का वो क्या हुआ है? कम हुआ है। इसी के साथ में आपका जो गुट निरपेक्षता जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
धन्यवाद।